हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स यानी जो हमारी बुक है भारतीय आर्थिक विकास, चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। उसका हम ग्रामीण विकास, इससे पहले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 12th ESP ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर जो हमारा है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। किस तरह से जब डेवलपमेंट होता है किसी क्षेत्र का तो क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्रामीण विकास देखते हैं क्या होता है। तो ग्रामीण विकास का अर्थ है गांव के लोगों और क्षेत्रों को बेहतर बनाना। यानी अगर एक अर्थ के रूप में देखें ग्रामीण विकास का क्या है, तो ये है कि भाई कोई भी जो क्षेत्र है और वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको समस्याओं को हल करके उनका जो जीवन स्तर है उसको क्या किया जाए, बेहतर किया जाए। तो उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रामीण विकास कहा जाता है। इसमें ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनसे गांव की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे। ठीक है, तो इसमें जो भी ग्रामीण विकास होता है उसके अंदर योजनाएं बनाई जाती हैं और ये योजनाएं क्या करती हैं, वहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करती हैं। जैसे गांव में खेती वगैरह होती है उसको प्रोत्साहन दे दिया जाए, या गांव में लोगों को रोजगार दे दिया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ठीक है, और सामाजिक क्षेत्र में देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो स्तर को है वो बढ़ा दिया जाए, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा या विकास करने लगेगा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, किसी भी एक गांव के लोगों और उस क्षेत्र की जो स्थिति है उसमें सुधार कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव की समस्याओं और जरूरतों को समझकर उनका हल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले देखना भाई जो भी गांव क्षेत्र है उनकी क्या समस्याएं उन गांवों में, उनको देखना, समझना, फिर उनके लिए जो हल निकालने के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, तो ये जरूरी होता है ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास एक बड़ा और व्यापक शब्द है जो उन सभी चीजों पर ध्यान देता है जो गांव में पिछड़ गई हैं और जिनमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ग्रामीण विकास को क्या है, एक व्यापक स्तर पर देखा जाता है, क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी भाई, जिससे वहाँ का जो स्तर है वो काफी जो है वो पिछड़ा हुआ दिखाई देता है और उसको सुधारने के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम की जरूरत होती है, बहुत सारी योजनाओं की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं भाई ग्रामीण विकास जो है एक बड़ा और व्यापक शब्द है। ठीक है, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे खेती और सिंचाई व्यवस्था को अच्छा कर दिया जाए। ठीक है ना, खेती के स्तर को बढ़ाया जाए, सिंचाई जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, रोजगार के साधन दिया जाए ग्रामीण लोगों को, वहां पर सड़कें और बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक करी जाए, स्कूल और अस्पताल बनवाए जाए, महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये अगर चीजें कर दी जाएं तो इनसे क्या होता है, किसी भी एक ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है वो आसानी से किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और नई पहलों की आवश्यकता है। तो भाई भारत में आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ज्यादातर आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सारी पहलों की आवश्यकता है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां विकास की सख्त जरूरत है, तो कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर तो विकास की जरूरत है ही है। इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए नई योजनाएं और प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो जो भी ये समस्याएं हैं इन समस्याओं का हल निकालना बहुत जरूरी है, तभी वो ग्रामीण क्षेत्र जो है विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी मुख्य जो समस्याएं हैं जिनको हल करके यहाँ पर ग्रामीण विकास किया जा सकता है, तो देखो सबसे पहली समस्या है साक्षरता और शिक्षा में सुधार करना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। खासकर महिलाओं की साक्षरता बढ़ाना, तो महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा देना, यानी जो भी छोटे बच्चे हैं या जो भी युवा हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए। और व्यावसायिक कौशल देना, व्यावसायिक कौशल देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जो होते हैं वो ज्यादातर आपको देखेंगे बेरोजगार दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और अगर उन्हें कौशल सिखा दिया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ काम कर लेंगे ताकि वे रोजगार के लायक बन सके। ठीक है, अगर उन्हें व्यवसायिक कौशल सिखा दिया जाएगा तो वो क्या हो सकते हैं भाई, खुद स्वरोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं या कोई ना कोई काम करके रोजगार के अवसर जो है वो तलाश सकते हैं।
दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना। गांव में स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय और साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, ये भी गांव में प्रोवाइड होनी चाहिए। जन स्वास्थ्य सेवाएं देना, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, टीकाकरण आदि को मजबूत बनाना भी जरूरी है। तो अगर वहां पर भाई जो कोई समस्या है, बीमारियां हैं, तो उनके निजात के लिए क्या करना भाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और छोटी मोटी बीमारियां जो यहाँ पर ठीक की जा सके, और जो बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए टीकाकरण प्रोग्राम वगैरह चलाए जाने चाहिए, ताकि जो गंभीर रूप से व्यापक जो बीमारियां गांव क्षेत्रों में फैलती हैं उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके। तीसरा है भूमि सुधार। किसानों को जमीन के कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। तो आपने देखा होगा भाई बहुत सारे ऐसे किसान हैं गांव क्षेत्रों में जिनके पास जमीनें नहीं है। ठीक है, तो उनको दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है और अच्छा उनको जो है पैसा नहीं मिल पाता, तो वो काफी वित्तीय रूप से कमजोर होते हैं। तो उनके लिए क्या करना भाई, भूमि सुधार करके उनको जमीनों का कानूनी हक देना। ठीक है, भूमि का सही बंटवारा किया जाना चाहिए। यानी भूमि जो है, कई बार आपने देखा होगा भाई बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें होती हैं और वो उसका यूज भी नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे जमीन का उनके पास एक टुकड़ा भी नहीं होता। तो अगर भूमि का सही से बंटवारा कर दिया जाए तो उनको भी क्या होगा, इसका फायदा मिलेगा। उपजाऊ उपजाऊ जमीन का उचित इस्तेमाल और किराएदारी सुधार जरूरी है। ठीक है ना, जो भी उपजाऊ भूमि है उनका सही से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जो भी बेचारे जिनको लीज पे भूमि दी जाती है यानी किराए पे दी जाती है, तो उनके लिए भी कुछ जो ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे उनको नुकसान ना हो। उत्पादक संसाधनों का विकास करना, तो हर क्षेत्र में जो भी प्रकृति या मानव संसाधन है उनका उपयोग समझदारी और तकनीक से करना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो भी जरूरती चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है संसाधन के रूप में, तो उनको क्या है, समझदारी के साथ इस्तेमाल करना जाना चाहिए और तकनीकी रूप से उसको क्या करना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय रोजगार और उत्पादन बढ़ेगा। तो इससे क्या फायदा होगा भाई, अगर स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देना है तो यहाँ पर बहुत सारी आप जो है मशीनरी लगा सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे जो उत्पादन क्षेत्र बना सकते हैं, जैसे वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ की जो है उत्पादन जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निर्धनता उन्मूलन और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये भी एक प्रमुख समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। तो गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके लिए ऐसे रोजगार क्रिएट किए जा सके ताकि उनको जो कुछ आर्थिक लाभ हो सके। उनकी जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए, जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है ना, स्वयं सहायता समूह हो गए, मुफ्त राशन आदि। तो ये सारी व्यवस्था करके भी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं जिनकी पूरी नहीं हो पाती हैं, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे उनकी जो गरीबी की समस्याएं हैं उसको क्या किया जा सके, कुछ कम किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे आपने मनरेगा देखा होगा, लोगों को रोजगार के अवसर देना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो ये उनको पैसे प्रोवाइड करवा देते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा मुफ्त राशन दिया जाता है ताकि उनका पोषण बना रहे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं करा के भी ग्रामीण स्तर को थोड़ा सुधारा जा सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्षेत्रों के अंदर। बिजली हो गई, सिंचाई हो गई, बैंक ऋण, मंडी, परिवहन की सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक नीड्स है एक गांव की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो आधारभूत संरचना है उनका डेवलपमेंट करना जरूरी है। ग्रामीण सड़कों और राजमार्ग से जोड़ने वाले लिंक सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि गांव जो है वो शहरों से जुड़ सके, और वो जो भी उनके उत्पादन है, उत्पाद जो भी करते हैं, जिस चीज को भी खेती करते हैं, उनको बाजारों तक आसानी से वो लोग ले जाके बेच सकें। कृषि अनुसंधान किया जाना चाहिए, यानी कृषि में नई नई तकनीक सिखानी चाहिए किसानों को। सूचना तकनीक, और उनको सूचना पहुंचानी चाहिए। मानसून जैसी समस्याएं हो गई या और भी कोई समस्याएं हैं, तो वो सारी समस्याओं के लिए उन्हें समय समय पर सूचना देनी चाहिए। फसल संबंधी ज्ञान और गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो फसल संबंधी जो भी ज्ञान है कि भाई किस तरह की फसल उगानी चाहिए, कैसे पैदावार को बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुंच जाए, लोगों को मिल जाए, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, अपना विकास कर सकते हैं। तो ये जो जरूरी चीजें हैं मुहैया होनी चाहिए ग्रामीण स्तर के लोगों को। ग्रामीण विकास क्यों जरूरी है, अब बात आती है भाई ग्रामीण विकास जरूरी क्यों है। भारत के अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार, ये नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इसलिए लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता। तो इन
समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ये लोग काफी गरीब रहते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र में ज्यादातर आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में लोग गरीब रहते हैं और अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। 22% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है और ज्यादातर ये लोग गांवों में रहते हैं। तो अगर आज भी देखें भारत के अंदर 22% जो आबादी है गरीबों की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगी। कृषि पर निर्भरता अधिक है लेकिन विकास की दर धीमी है। खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो है वो रीढ़ होती है, आपको पता है, पर पिछले 50 सालों में इसकी वृद्धि केवल 2.7% है। यानी अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आज भी ज्यादातर लोग आपको कृषि पर डिपेंड दिखेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कृषि है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसका डेवलपमेंट आप देखेंगे तो उसका डेवलपमेंट मान कितना है, 2.7% की ही वृद्धि हो पाई है। ठीक है, इसीलिए ये जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर गरीबी में अपना जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घट रही है जबकि उस पर निर्भर लोग वही हैं। सेवा और उद्योग क्षेत्र तो बढ़ रहे हैं पर खेती में सुधार नहीं है, जिससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जीडीपी में उसका योगदान आपको कम देखने को मिलता है। दूसरा और तीसरा क्षेत्र जो है वो डेवलप्ड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो डेवलप तो कर रहा है लेकिन वो भी लोग किस पे निर्भर हैं, वो भी प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर हैं। फिर भी उसके बाद जो कृषि पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे यहाँ आज भी आप देखोगे गांव में लोग ज्यादातर गरीब ही आपको दिखाई देंगे और बेरोजगार दिखाई देंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कृषि विकास धीमी हो गई। तो 1991 में हमने जो देखा, जो आर्थिक सुधार हुआ था, तो उसकी एक समस्या हमने ये भी देखी थी कि कृषि में जो है बदलाव नहीं देखने को मिला और कृषि के लिए ज्यादा काम भी नहीं किए गए, जिससे जो कृषि व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई। सुधारों के बाद खेती की वृद्धि दर सिर्फ 3% रह गई है, जिससे किसानों की हालत बेहतर नहीं हो पाई। और जहां तक हम देखते हैं कि भाई जो स्थिति है यहाँ पे आज भी हम देखते हैं जो कृषि क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है वो मात्र 3% है। ठीक है, तो इसलिए भी ग्रामीण क्षेत्र और जो किसानों की हालत है वो बहुत ज्यादा बेकार है। गांव का विकास गांव का विकास के लिए बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। तो भाई जब तक गांव का विकास नहीं होगा भारत का, तब तक समग्र विकास यानी पूरे भारत का विकास होना असंभव है। जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत की असली तरक्की नहीं हो सकती। तो भारत की अगर तरक्की करनी है तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको देखेंगे गांव में ही रहते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग गांव में रह रहे हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी तरक्की भी जरूरी है। तो असल तरक्की तभी हो सकती है जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों मिलकर विकास करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक तबका जो है वो गरीब ही रह जाएगा और एक तबका अमीर हो जाएगा और दोनों के बीच की खाई जो होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। ग्रामीण विकास की चुनौतियां, तो महत्वपूर्ण चुनौती देखते हैं ग्रामीण विकास की क्या है। तो सबसे पहली जो चुनौती है वो ग्रामीण ऋण की चुनौती, क्योंकि गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनके पास जो है अपने संसाधन उतने नहीं होते हैं कि वो लोग खेती कर सके। तो उनके लिए उनको किस पर निर्भर रहना पड़ता है, ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उनको अगर ऋण सही से दे दिया जाए तो वो भी क्या है, अच्छी कृषि कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कृषि ग्रामीण विपणन की चुनौती है कि भाई अगर वो मान लो अपना उत्पादन कर भी लेते हैं तो उस उत्पादन को बाजार तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, तो ये भी समस्या है। तो ये ग्रामीण विकास की जो है दो प्रमुख चुनौतियां हैं, इनको समझते हैं। तो ग्रामीण ऋण की चुनौती क्या है, तो देखिए कृषि में फसल की बुआई आय प्राप्ति के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण किसानों को ऋण की सख्त आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि भाई जब किसान फसल की बुआई करता है तो फसल को बड़ा होने में और उसको पकने में और उसके बाद बाजार तक पहुंचाने में एक लंबा समय लग जाता है। ठीक है, मान लीजिए कम से कम 4 से 5 महीने तक का समय लगता है। तो इस बीच में जो है, इस बीच के अंतराल में किसानों के पास जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनको क्या होता है, ऋण की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो किसानों को ऋण की जरूरत पड़ती है। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण मुख्य रूप से बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशकों के साथ ही बिजली बिलों का भुगतान के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ये ऋण आमतौर पर 6 से 12 महीने की अवधि के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि भाई किसान गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। तो उनको अगर अपनी फसल उगानी है तो उनके लिए जो भी चीज़ों की जरूरत होती है उन सब चीज़ों को वो लोग किस पे लेते हैं, उधार पर लेते हैं, ऋण पर लेते हैं। ठीक है, और ये अल्पकालीन ऋण होते हैं 6 से 12 महीने के। जब इनकी फसल हो जाती है, तब फसल अगर अच्छी हो जाती है तो ये आराम से इस ऋण को चुका लेते हैं। लेकिन अगर इनकी फसल खराब हो जाती है तो इनको बड़ी समस्या आती है इन ऋण को चुकाने में भी। दूसरा जो होता है वो मध्यम अवधि के ऋण होते हैं। मध्यम अवधि के ऋण की आवश्यकता मशीनरी की खरीद, बाढ़ के निर्माण,
कुएं की खुदाई के लिए होती है। ऐसे ऋण आमतौर पर 12 महीने या 5 साल की अवधि के लिए होते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, तो मध्यम अवधि के ऋण लेते हैं वो लोग, ताकि अपनी खेती और कृषि को सुधारा जा सके, ठीक है। जमीन वगैरह सॉरी मशीनरी वगैरह खरीदी जा सके, या बाड़ वगैरह लगाया जा सके, सिंचाई की सुविधा जो है उत्पन्न करी जा सके, तो इसके लिए ये लोग लोन लेते हैं। तो इसकी अवधि जो होती है वो 12 महीने से 5 साल तक की होती है। उसके बाद तीसरे प्रकार का जो ऋण किसान लेते हैं वो दीर्घकालीन ऋण होता है। दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता अतिरिक्त भूमि की खरीद, यानी अगर किसान को भूमि अधिक खरीदनी है तो उसके लिए ऋण लेना पड़ता है। भूमि पर अस्थायी सुधार करने के लिए होती है। ऐसे ऋणों की अवधि 5 से 20 साल के बीच होती है, ठीक है। तो ये जो होता है लंबा अंतराल होता है इसके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है जमीन वगैरह खरीदने में, या भूमि को और स्थायी सुधार करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऋण जो हैं वो किसान जो है वो लेते हैं। ग्रामीण ऋण के स्रोत, अभी जो किसान है वो ऋण कहाँ से लेने जाते हैं, तो इनके पास 2 स्रोत होते हैं ऋण लेने के। पहला होता है संस्थागत स्रोत, और दूसरा जो होता है वो गैर संस्थागत स्रोत। तो इन 2 स्रोतों से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो ऋण लेने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं गैर संस्थागत स्रोत क्या है। इसमें जमींदार हो गया, ग्रामीण व्यवसायी और साहूकार जैसे लोग शामिल होते हैं, ठीक है। पहले किसान अपनी ज्यादातर ऋण की जरूरतें इन्हीं से पूरा करते थे, ठीक है। गांव में एक ये भी जो भी साहूकार हो गया, या व्यापारी हो गया, जमींदार हो गया, तो उससे क्या करते थे ये लोग, पैसा लेते थे किसान जो होते थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 के समय किसानों के कुल ऋण का 93% इन्हीं गैर संस्थागत स्रोतों से आता था। तो भाई अगर हम देखें पहली पंचवर्षीय योजना, तो 93% लोग जो थे इन्हीं लोगों से क्या होते थे, ऋण लेते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनसे ये ऋण तो लेते थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था, ठीक है, जिससे किसान चुकाने में कई बार देरी कर देते थे, या कई बार चुका नहीं पाते थे। तो इसके बदले में ये लोग क्या करते थे, इनकी जमीनें तक जो है वो जब्त कर लेते थे। तो एक बड़ी समस्या थी ये गैर संस्थागत ऋण के स्रोतों की। दूसरा जो आता है वो संस्थागत स्रोत आता है। इसमें शामिल होते हैं सरकार किसानों को लोन प्रोवाइड करती है ग्रामीण क्षेत्र में, सहकारी समितियां हैं, वाणिज्य बैंक हैं, क्षेत्रीय बैंक हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऋण देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को। 1981 तक ये मुख्य ऋण दाता बन गए थे। तो 1981 तक देखते हैं, तो अब ये इनकी जो तादाद है वो बढ़ गई है ऋण देने के लिए किसानों को। शुरुआत में इनका योगदान केवल 7% था, लेकिन अब यह बढ़कर 66% से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर आप देखते हैं बहुत सारे जो किसान हैं वो इन जो संस्थागत जो स्रोत हैं यहाँ से ये लोग लोन लेते हैं। तो इन्हें यहाँ पर जो लोन आसानी से मिल जाता है, तो इनकी जो समस्याएं वो हल हो जाती हैं। तो इनको मिनिमम बहुत कम मात्रा में जो है इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, अच्छे क्षेत्र उभर कर आए हैं, जो किसानों या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या करते हैं, लोन देते हैं। भारत में ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और एजेंसियां, तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं उभर कर आई हैं, एजेंसियां उभर कर आई हैं जो यहाँ के लोगों को ऋण देती है। तो सबसे पहली जो आती है वो है सहकारी ऋण समितियां, ठीक है, जिसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी कहा जाता है। ये समितियां किसानों को कम ब्याज पर ऋण देती हैं। ये किसानों को कृषि कार्यों में मार्गदर्शन भी करती हैं, ठीक है। तो एक तो भाई ब्याज पर कम पैसा दिया जाता है किसानों को यहाँ से, और उनको बताया जाता है कि भाई कैसी कृषि करनी चाहिए जिससे उनको फायदा हो। ग्रामीण ऋण का लगभग 16 से 17% हिस्सा ये समितियां ही देती हैं। तो अगर ग्रामीण में देखा जाए तो 16 से 17% का ऋण जो है वो इन सहकारी ऋण समितियों द्वारा किसान जो है वो लेते हैं, ठीक है ना। तो किसानों को जो ऋण दिया जाता है लगभग 16 से 17% का जो है रेशो जो है इन सहकारी ऋण समितियों के पास है, ठीक है। दूसरी जो है भारतीय स्टेट बैंक और अन्य वाणिज्य बैंक। तो भारत के अंदर जो भी सरकारी बैंक हैं या जो भी दूसरे व्यावसायिक बैंक हैं वो सारे भी क्या करते हैं, किसानों को जो है वो ऋण देने का काम करते हैं। तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना ग्रामीण ऋण पर ध्यान देने के लिए हुई थी, ठीक है। 1969 में कुछ बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि ये किसानों को सीधे यह सहकारी समितियों के जरिए ऋण दे सके, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसीलिए किया गया था कि भाई जो बैंक की पहुंच है वो आम लोगों तक हो सके आसानी से। ये बैंक अब खेती और ग्रामीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में ऋण देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी वाणिज्य बैंक हैं, जो भी सरकारी वाणिज्य बैंक हैं, ये सारे क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में किसानों को ऋण देते हैं ताकि ये अपने जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, खेती वगैरह कर सकें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संस्था जो नाबार्ड है ये ऋण प्रोवाइड करवाती है। नाबार्ड एक प्रमुख संस्था है जो भारत से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक विकास के लिए काम करती है।
तो ठीक है, तो नाबार्ड का काम क्या है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक विकास के लिए काम करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, नाबार्ड जो है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में ऋण से संबंधित सभी कार्यों का नियोजन, निगरानी और दिशा निर्देश करना होता है। ठीक है, तो नाबार्ड का काम क्या है कि भाई किसानों को ढंग से लोन मिल सके, ठीक है, और उसके लिए जो भी योजना बनानी है वो सारा काम नाबार्ड करता है। निगरानी रखता है कि भाई किसानों को ढंग से लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या किस तरह से उनको लोन देना है और किस तरह से लोन की वसूली करनी है। तो ये सारे जो दिशा निर्देश हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वाणिज्य बैंकों के लिए आरबीआई काम करता है, वैसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं उनके लिए जो नाबार्ड है वो काम करता है। ठीक है, तो सारी नीतियां, निगरानी, योजना, दिशा निर्देश लागू करना, ये सारा काम किसका है, नाबार्ड का है, क्षेत्रीय स्तर पर ऋण प्रोवाइड करवाने के लिए। किसको, किसानों को। नाबार्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो वर्ष वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है ये। ठीक है, यानी नाबार्ड उन बैंकों और संस्थाओं को पैसे देता है जो किसानों और ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। तो नाबार्ड का काम क्या है भाई, जो भी संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पर किसको लोन दे रही हैं, किसानों को, तो उनको अगर पैसे की जरूरत है तो कौन देता है, वो नाबार्ड देता है। ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करना, नाबार्ड कमजोर संस्थाओं का पुनर्गठन करता है और उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ग्रामीण संस्थाएं जो है किसानों को ऋण देती हैं, अगर उनमें समस्याएं आ जाती हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रही होती हैं, उनको वित्तीय के लिए जूझना पड़ता है, पैसों के लिए जूझना पड़ता है, तो नाबार्ड क्या करता है, उनको दोबारा से पुनर्गठन करता है, यानी उनको फिर से चीजों को ठीक करके देता है, उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है और बताता है किस तरह से व्यवस्था को चलाना है। संस्थाओं के बीच समन्वय, ये भारत सरकार, राज्य सरकार और रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं के बीच संपर्क तालमेल बनाए रखता है। यानी जो पैसे का लेन देन है और किस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरह से लागू करी जा रही हैं, तो सरकार के लिए यानी भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार में जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए, और रिजर्व बैंक के लिए, तो इन सबको इन सब के लिए क्या करता है, इन सारी संस्थाओं के बीच संपर्क, यानी इन सब के बीच की एक कड़ी है, इन सबको जोड़ कर रखता है। जो भी तालमेल बनाने का काम है वो कौन करता है, वो संस्थाओं का जो है वो नाबार्ड ही करता है। तो क्या है, ये समन्वय बनाने का काम करता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार, हमारे यहाँ जो अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, तो उन सबके को एक साथ लेकर, ठीक है ना, क्या नियम और कायदे बनाए जा सकते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जा सके, कैसे ऋण प्रोवाइड कराया जा सके, तो इन सब चीजों का समन्वय जो कौन करवाता है, वो नाबार्ड ही करवाता है। परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना, नाबार्ड जिन योजनाओं को पैसे देता है उनकी जांच और परिणामों का मूल्यांकन करता है कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो भी योजनाएं बनाई गई हैं नाबार्ड के द्वारा, और उन योजनाओं के तहत जहां भी पैसा दिया गया है वो उसकी निगरानी रखता है, भाई पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को वो देखता है, ठीक है ना, और उसका क्या करता है, मूल्यांकन भी करता है कि भाई ये सब चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो नाबार्ड के ये काम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है। फिर आते हैं स्वयं सहायता समूह, जिसे हम SHG भी कहते हैं। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का एक छोटा सा समूह होता है जो मिलकर बचत करते हैं और एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं। ठीक है ना, खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जो होती हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, एक जगह बैठती हैं। ठीक है, और बैठने के बाद जो भी महिलाओं के पास पैसा होता है वो सारे पैसा कहाँ जमा हो जाता है, वो इन स्वयं सहायता समूह केंद्रों में जमा होता है। यानी जो महिला एक हेड होती है वो इन सबके पैसे को रखती है, उनका हिसाब किताब रखती है, और जिनको पैसे की जरूरत होती है समय और अवसर के आधार पर उनको क्या होते हैं, ये पैसे देते हैं कम ऋण पे। ठीक है, तो ऐसे HG का उद्देश्य क्या है, तो स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे हैं, तो गरीब ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, ये पैसे मिलकर थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं और जब जरूरत पड़े तो क्या कर सके, उनका यूज कर सके। जिनकी बैंकों तक सीधी पहुंच नहीं है उन्हें भी ऋण सुविधा देना होता है कि भाई अगर ये लोग बैंकों में जाते हैं वहां पे इनको ऋण नहीं मिल पाता है तो ये क्या कर लेते हैं भाई, जो ये इनका सहायता समूह है यहाँ पर जाके आसानी से ऋण ले सकते हैं। महिलाएं, छोटे किसान, मजदूर और कारीगरों को सशक्त बनाना, तो मेन उद्देश्य क्या होता है इस स्वयं सहायता समूह का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि भाई जो छोटे किसान हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कर सकें, आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें, और इनको जब पैसे की जरूरत पड़े तो ये क्या कर सकें, अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करके और एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है, तो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है। ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करता है, तो हर सदस्य थोड़ी थोड़ी बचत करता है। तो जितने भी सदस्य हैं भाई, जो भी उनकी इनकम होती है उसमें थोड़ी थोड़ी बचत करके क्या करते हैं, इस यहाँ पर जमा करते हैं।
इस बचत से एक कोष बनता है जिससे समूह जरूरतमंद सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने जो छोटी छोटी बचत करी है तो वो बचत को इकट्ठा करके रखा जाता है, बाद में जिसको भी जरूरत होती है वो क्या करता है, वो पैसा ले सकता है ऋण के रूप में, लेकिन उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है। ये ऋण छोटी किस्तों में चुकाना होता है। ठीक है, तो ऋण भी जो होता है वो छोटी छोटी किस्तों में चुकाना होता है, तो ऐसा प्रावधान किया जाता है इसके अंदर। तो महत्व क्या है, मार्च 2012 तक 43 लाख से ज्यादा एसएचजी बैंक से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बैंकों के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं को सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। तो जो महिलाएं हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा सशक्त हुई हैं, क्योंकि महिलाएं जो छोटी छोटी बचत करके अपने जो भी काम है उनको आराम से पूरा कर लेती हैं। लेकिन इनसे लिया गया ऋण ज़्यादातर घरेलू जरूरतों के लिए होता है, खेती के लिए कम। तो सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है कि भाई जो भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी लोग पैसा लगाते हैं वो ज़्यादातर जिस पैसे का यूज़ जो करते हैं वो डेवलपमेंट के लिए नहीं करते, विकास के लिए नहीं करते, खेती के लिए नहीं करते, बल्कि वो घरेलू जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी समस्या इसके अंदर है। ग्रामीण बैंकिंग आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ग्रामीण बैंक हमने देखा भाई, ग्रामीण बैंक हैं बहुत सारे जो काम करते हैं ग्रामीण लोगों को ऋण प्रोवाइड कराने का, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या जो है अपर्याप्तता की है, यानी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ऋण की मात्रा बहुत कम है, यानी जितनी ऋण चाहिए किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों को उतना ऋण जो है वो सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पाती। किसानों और ग्रामीण व्यवसायों को जितने ऋण की जरूरत होती है उतना ऋण नहीं मिल पाता। संस्थागत स्रोतों का सीमित कवरेज है, यानी बैंक और अन्य संस्थागत स्रोत हर गांव हर किसान तक नहीं पहुंच सके हैं। जितने भी हमने संस्था देखे हैं ये सारी संस्थाएं जो हैं ग्रामीण हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई है आज भी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों को अभी भी गैर संस्थागत स्रोतों साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो भाई जो छोटे किसान हैं उनको आसानी से जो है इन संस्थाओं से लोन नहीं मिल पाता। तो ये आज भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो गैर संस्थागत जो ऋण के स्रोत हैं वहां सर ये लोग ऋण लेते हैं। मंजूरी की कम राशि। ठीक है, अगर किसानों को बहुत कम मात्रा में ऋण स्वीकृत किया जाता है, यानी कि जितनी उनको जरूरत होती है उतना उनको ऋण नहीं मिल पाता, किसान को कम ऋण दिया जाता है, इस वजह से वे उस पैसे का उपयोग घरेलू खर्चे या अनुत्पादक उद्देश्यों में कर देते हैं। तो भाई क्या करें, कम पैसा होता है, उतना उत्पादन क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता, तो वो अपनी जो घरेलू जरूरतें होते हैं वहां पर ये पैसा खर्च कर देते हैं। तो इससे ऋण का मूल्य उद्देश्य यानी खेती या ग्रामीण उत्पादन पूरा नहीं हो पाता। तो भाई जो ऋण लिया जाता है वो खेती और ग्रामीण उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन इतना पैसा काफी नहीं होता, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो घरेलू जरूरतें हैं उससे पूरा कर लेते हैं। तो इससे वो जिस उद्देश्य से उन्होंने लिया था वो उद्देश्य भी उनका पूरा नहीं हो पाता, और ऋण भी जो दिया होता है वो ऋण जो है उसकी वसूली भी नहीं हो पाती है, और किसानों के पास उत्पादन नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो वो उस ऋण को चुका भी नहीं पाते। तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, पहली समस्या हमारी वो थी। अब दूसरी समस्या जो है कृषि विपणन की चुनौतियां, यानी किसान ने अगर अपना जो भी उत्पादन है वो कर लिया तो उसको वो बाजार तक कैसे पहुंचाएं, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र की। कृषि विपणन प्रणाली क्या होती है, तो कृषि विपणन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसान अपने उत्पादन यानी फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं और उसे उचित मूल्य पर बेचते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, विपणन प्रणाली। यानी किसान ने जो भी फसल उगाई है उसको क्या करना है, बाजार तक बेचना है, तभी क्या होगा, उसे अच्छा पैसा मिल पाएगा। यह प्रक्रिया इन मुख्य चरणों को शामिल करती है। तो बाजार तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है किसानों को, सबसे पहले उत्पादन को एकत्रित करना, यानी कटाई के बाद फसल को इकट्ठा करना और बाजार के लिए तैयार करना। फिर प्रोसेसिंग यानी अनाज से भूसा अलग करना, सफाई करना आदि। तीसरा होता है ग्रेडिंग, उत्पादन की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण करना, जैसे जो भी गेहूं का उत्पादन हुआ है वो कौन सी क्वालिटी का है, अच्छा है, उससे कम अच्छा है, उससे भी कम अच्छा है। ठीक है ना, तो क्वालिटी दी जाती है ना कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये उतना अच्छा नहीं है, ये उससे भी अच्छा नहीं है। तो ये तीन क्वालिटी बनाई जाती है, क्योंकि जितना अच्छा होता है उसका दाम उतना ज़्यादा अच्छा मिलता है। पैकेजिंग करना होता है, ग्राहकों की पसंद और सुविधा के अनुसार सुरक्षित और आकर्षक पैकिंग करना, कि भाई किसी को अगर बोरी में चाहिए बोरी में, ठीक है, किसी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो और ज़्यादा पैकेजिंग अलग होती है, किसी को कम मात्रा में चाहिए तो पैकेजिंग अलग होती है। तो अलग अलग तरह की पैकेजिंग करना। फिर भंडारण, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई इतने सारा उत्पादन जो है इसको इकट्ठा करके फिर रखना भी, क्योंकि किसान के पास तो ऐसी जगह होती नहीं कि वो रख सके। फसल को सुरक्षित जगह पर स्टोर करना ताकि वह खराब ना हो, सही समय पर बेचने के लिए भंडारण की जरूरत होती है। वितरण और बिक्री, उसके बाद उत्पादन को बाजार तक पहुंचाना और जब कीमत अच्छी हो तो बेचना।
ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं करी जाती, ये सारा एक प्रोसेस होता है बाजार तक पहुंचने का किसान का। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों में क्या देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, ताकि किसान जो है उत्पादन के बाद अपनी फसल को इस प्रोसेस से होते हुए बाजार तक पहुंचा सके और अच्छी कीमत ले सके। ठीक है। लेकिन कृषि विपणन की कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को केवल पैसे की ही नहीं बल्कि अपने उत्पादन बेचने में भी काफी कठिनाई होती है। उन्हें अक्सर मध्यस्थों बिचौलियों के कारण उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है। तो हमने देखा भाई बाजार तक पहुंचने के लिए एक पूरी प्रोसेस की जरूरत होती है। तो भाई किसान को इस प्रोसेस में अगर सुविधाएं नहीं है तो किसान क्या करता है भाई, डायरेक्ट एक बिचौलिया रखता है, जो भी बिचौलिया उसके गाँव में आता है वो क्या करता है भाई, उसके माध्यम से फसलों को बेच देता है, जिससे उनकी जो अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। तो एक बड़ी समस्या किसानों को ये रहती है। ठीक है। तो इस समस्या को दूर करना किसका काम है भाई, सरकार का है। तो ये जितने भी प्रोसेस है, इन प्रोसेस में अगर सुधार कर दिया जाए तो किसान को क्या होगा, अच्छा दाम मिल जाएगा उसकी फसल का। सरकार द्वारा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के उपाय, तो गवर्नमेंट ने इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या काम किए हैं। विनियमित बाजार बनाए हैं गवर्नमेंट ने। सरकार ने विनियमित मंडियों की स्थापना की है जहां बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी होती है, किसानों को उचित तोल और उचित मूल्य मिलता है। बिक्री की निगरानी बाजार समितियां करती है जिसमें सरकार, किसान और व्यापारी शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो विनियमित बाजार बनाए गवर्नमेंट ने कि भाई आप अपना सारा यहाँ पर सामान लेकर आइए, आपके सामान की क्वालिटी चेक होगी, अगर आपका सामान अच्छा है तो उसका अच्छा दाम दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन तय करता है, किसान हो गए, वहां पे सरकार हो गई, और जो समितियां हो गई बनाई गई हैं वो सारी क्या करती हैं, इन सब चीजों को चेक करती हैं और उसके आधार पर जो है सामान को तोलती हैं, उसका उचित मूल्य लगाती हैं और उसको बिकवाती हैं। सहकारी कृषि विपणन समितियां बनाई जा गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसान संगठित होकर सामूहिक बिक्री भी करते हैं, कई बार आपने देखा होगा। इसमें उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति और उचित मूल्य मिलता है। सरकार ऐसी समितियों को प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करती है। तो कई बार किसान क्या होते हैं भाई, खुद संगठित हो जाते हैं, एक बाजार बना लेते हैं और उस बाजार में जो है वो अपने सामान को बेचते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसको प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है उन बाजारों को। भंडारण सुविधाओं का प्रावधान, सरकार ने केंद्रीय और राज्य भंडारण निगमों के जरिए गोदाम उपलब्ध कराए हैं। इससे किसान अपनी उपज को सहेज कर बेहतर मूल्य पर बेच सकते हैं और तत्काल बेचने का दबाव कम हो जाता है। ठीक है। तो किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है, उसने उत्पादन तो कर लिया लेकिन उस उत्पादन के बाद वो अपना सामान कैसे बेचे। ठीक है। क्योंकि वही किसान के पास इतनी जगह तो होती नहीं, सुरक्षित जगह तो होती नहीं है कि वो अपना जो भी सामान है उसको ऐसी जगह रख दे ताकि वो खराब ना हो और बेकार ना हो और समय आने पर बेच सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ठीक है ना, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर। तो किसान क्या कर सकते हैं भाई, अपना सारा सामान ले जाकर इन भंडारण गृह में रख सकते हैं। उसके बाद जब इनको सही समय पर लगे भाई अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उस समय क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उनको जल्दी बेचने का जो है दबाव नहीं होता, क्योंकि भाई उनको लगता खराब ना हो जाए, तो जल्दी बेचने के चक्कर में कम दाम में वो अपना सामान बेच देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होती है, उनको राहत मिल जाती है और सही समय पर और अच्छे मूल्य पर वो अपना सामान बाद में बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई है कई जगह। सब्सिडी वाला परिवहन, किसानों को रेलवे के माध्यम से सब्सिडी पर परिवहन सुविधा मिलती है। ठीक है ना। अगर किसान चाहे तो भाई अपने सामान को किसी दूसरे राज्य में बेचना चाहें तो उनको क्या होता है भाई, रेलवे के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है ताकि वो अपने सामान को सही जगह ले जाके बेच सकें। वे अपनी उपज को शहरी बाजारों तक पहुंचाकर बेहतर कीमत पर बेहतर कीमत है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधाएं गवर्नमेंट देती हैं। सूचना का प्रसार, टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को बाजार भाव, मांग और आपूर्ति की जानकारी दी जाती है जिससे वे निर्णय ले सके कि कब, कितना और कहां बेचना है। तो समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा सूचना दी जाती है कि भाई तुम्हारा जो भी बाजार मूल्य है वो ये इस टाइम ये है, जो भी तुम्हारी फसल है तो उसको आप इस समय बेच सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो समय समय पर दी जाती है तो किसानों को पता रहता है भाई कि हमारा अपना सामान कहाँ और किस जगह पर बेचना है। ठीक है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पर जाकर किसान बेचेंगे तो अच्छा भाव मिलेगा। तो इस तरह से अगर उनको जानकारी होगी भाई कि किस जगह पे सामान पहुँचाना है, कहाँ पर शॉर्टेज है, कहाँ पे ज़्यादा मुनाफा है, तो इससे भी क्या होता है, किसानों को फायदा हो सकता है। तो ये सूचना का प्रसार जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो इसका भी फायदा किसानों को मिलता है। एमएसपी नीति, एमएसपी का मतलब होता है भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब है सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम खरीद मूल्य। ठीक है ना। यानी कि क्या होता है भाई, जब किसान उत्पादन करता है तो भाई वो उस पर अपना पैसा खर्च करता है। ठीक है ना। तो उसका भी एक उत्पादन मूल्य होता है। अगर किसान को उसके प्रॉफिट के साथ उसका मूल्य ना मिले तो भाई मुश्किल हो जाएगी ना उसको अपना घर बार चलाने में। तो इसलिए सरकार ने क्या किया भाई, एक जो मिनिमम सपोर्ट मूल्य तय कर दिया गया है, उसमें क्या होता है किसान का जो भी उत्पादन होता है और जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसको जोड़कर जो है वस्तु का मूल्य रख दिया जाता है। तो इससे क्या हो, किसान को नुकसान ना हो। अगर बाजार में कीमत गिर जाए तो भी किसान
को एमएसपी पर सरकार उपज खरीदेगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर भाई कि मार्केट में उसका सामान बिक नहीं रहा है उस कीमत पर, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जो भी एमएसपी गवर्नमेंट ने तय किया है उस पर सरकार क्या करती है, खुद उनका सामान खरीद लेती है। तो इससे किसान को क्या मिल जाता है भाई, प्रोत्साहन मिल जाता है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा और न्यूनतम आय की गारंटी मिल जाती है। तो इससे ये रहता है भाई कि उनको आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है और उनकी एक गारंटी रहती है कि भाई कि उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा उनका रिकवर हो जाए, ठीक है, उनको नुकसान ना हो। उभरते वैकल्पिक विपणन केंद्र, तो गवर्नमेंट द्वारा कुछ वैकल्पिक विपणन केंद्र भी उभरे हैं आज के टाइम में अगर आप देखें तो, जिसमें किसान बाजार आता है। सबसे पहले देखें तो किसान अगर सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेचे तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा भाई कि अगर किसान क्या होते हैं, डायरेक्ट अपना सामान किसी को बेचते हैं तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर बिचौलिए होंगे तो फायदा कौन ले चले जाता है, बिचौलिए ले चलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे वैकल्पिक केंद्र उभर कर आए हैं जो क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे कर लेते हैं, जो भी खरीदार होता है उससे, उपभोक्ता से। तो इसी उद्देश्य से किसान बाजार की शुरुआत हुई थी। इसमें बिचौलियों को हटाकर किसान और ग्राहक के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बाजार लगते हैं जहां पर किसान अपना सारा सामान लेकर आते हैं और जिसको खरीदना होता है वो जाकर डायरेक्ट ले सकता है। तो इससे क्या होता है, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और किसानों को जो होता है वो डायरेक्ट लाभ मिलता है। तो इसके बहुत सारे किसान बाजार के बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी नाम से बाजार चलाए जाते हैं। पुणे में जो है हदसपर मंडी है। आंध्र प्रदेश में रायथू बाजार है। तमिलनाडु में उजावर सैंडविच। तो ये सारे जो बाजारों के नाम है जो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट में रहते हैं, उपभोक्ताओं से, ठीक है। तो इसमें किसान जो भी किसान होता है, जो उत्पादक होता है, वो डायरेक्ट उपभोक्ता को सामान बेचता है, उससे उसको फायदा ज्यादा होता है। तो इन बाजारों से छोटे किसानों को लाभ मिलता है और ग्राहकों को ताजा उपज भी मिल जाती है, ठीक है। दोनों का फायदा है, किसान को लाभ मिल रहा है और जो उपभोक्ता है उनको क्या मिल रहा है, ताजा उपज मिल रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठबंधन, ठीक है। तो एक ये भी अच्छी पहल है। जैसे कई फास्ट फूड चेन और बड़ी कंपनियां अब किसानों से सीधा अनुबंध कर रही हैं। ये किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली सब्जी, फल आदि उगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इससे किसानों को स्थिर बाजार मिल जाता है, अच्छी कीमत और तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलता है। तो आपने देखा होगा भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आजकल, देखेंगे, ठीक है ना। जैसे रिलायंस हो गया, बिग मार्केट हो गई, ठीक है ना, बिग बाजार वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी क्या होते हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं किसानों से और इनका जो भी सामान होता है वो डायरेक्ट इन कंपनियों तक पहुंचता है और ये लोग बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, किसान को भी फायदा होता है और इनको भी फायदा हो जाता है। विविधीकरण, ठीक है ना। तो एक अच्छी चीज ये भी है भाई, विविधीकरण, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या किया जाए, विविधीकरण कर दिया जाए। तो फसल उत्पादन का विविधीकरण किस लिए जरूरी है, तो एक ही फसल से कई फसलों की ओर बढ़ना, खाद्य फसलों से नकदी फसलें जैसे कपास, गन्ना, फूल, फल आदि की ओर बढ़ना, ठीक है ना। तो विविधीकरण का मतलब है कि भाई पहले जो है एक तरह की फसलें उगाई जाती हैं, तो एक तरह की फसल ना उगाकर ऐसी फसलें भी उगाई जाएं जिससे, नकदी फसल कहते हैं, जिनसे ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो उसमें आपके कपास हो गए, गन्ना, फूल, फल आदि आ गए। तो इसे ही क्या कहा जाता है, कृषि विविधीकरण, यानी फसल के अंदर क्या कर दिया जाए, बहुत सारी चीजों का उत्पादन शुरू कर दिया जाए। तो इसका लाभ क्या होता है, किसानों को एक ही फसल पर निर्भर कम रहना पड़ता है, ठीक है, एक ये फायदा है। जोखिम घटता है और आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर एक ही फसल पर किसान निर्भर है, अगर वो फसल खराब हो जाती है तो किसान को क्या होगा, घाटा होगा। लेकिन वही उसने अगर बहुत सारी फसलें उगा रखी हैं अलग अलग प्रकार की, तो उसके आय के स्रोत भी क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। वाणिज्यिक खेती को प्रोत्साहन मिलता है। तो इससे क्या होता है भाई, वाणिज्यिक खेती को प्रोत्साहन मिलता है, फायदा होता है। जो किसान है वो क्या कर रहा है, व्यापार के लिए कृषि करना शुरू कर देता है, तो उसको वहां पर ज्यादा लाभ होता है। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण, यह कृषि के अलावा गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार और कर सकते हैं भाई, एक तो कृषि के साथ साथ क्या कर सकते हैं, और भी काम किए जाएं, जैसे कृषि में भी फायदा हो सके और जगह से भी आय क्रिएट करी जा सके। तो इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या जाता है आपका मिश्रित कृषि के अंदर आ जाता है भाई। एक तो कृषि भी करना और प्लस में क्या करना, एक और काम करना, वो भी क्या हो, एक आय का स्रोत बन जाए। तो उद्देश्य क्या होता है, किसानों को स्थायी आजीविका का वैकल्पिक रास्ता देना, कि भाई एक स्थायी जो आजीविका उनकी हो जाए, वो किसी एक चीज पर डिपेंड ना हो। आय के स्रोतों में इससे वृद्धि हो जाती है, रोजगार के नए अवसर तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे और इन क्षेत्रों में क्या है, आपको रोजगार भी जो क्रिएट करने का मौका मिलता है, तो इससे रोजगार भी बढ़ता है, ठीक है। रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो कृषि में तो हमने देखा भाई किसान जो है कृषि क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैर कृषि क्षेत्र हैं जहां से किसानों को और ज्यादा फायदा मिलता है, तो किसान उन क्षेत्रों में भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे पशुपालन हो गया, ठीक है, डेयरी उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, उद्यान विज्ञान हो गया, ठीक है,
और सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, तो इन गैर सरकारी क्षेत्रों में भी जो है कई सारे आपको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रोजगार के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं पशुपालन। भारत में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इसे मिश्रित कृषि या पशुधन व्यवस्था कहा जाता है। तो हमारे यहाँ देखेंगे जो भी किसान होगा उनके पास क्या होती है, गाय भैंसे भी होती हैं, और वो क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, ताकि उनको एक एक्स्ट्रा जो है स्रोत मिल जाता है आय का। इसमें ज्यादातर आप देखें गाय भैंस बकरी मुर्गा बतख जैसे जानवरों का पालन किया जाता है। पशुपालन से किसानों को कई लाभ होते हैं, जैसे कि आय में मदद मिल जाती है, खाने के लिए दूध अंडा, खेत के लिए खाद ईंधन, और कभी कभी परिवहन के लिए जानवर। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं पशुपालन में भाई। उनसे क्या मिल जाता है, दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, परिवहन के लिए भी उनका यूज किया जा सकता है, आय का भी एक स्रोत जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए पशुपालन भी खेती के साथ जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर उभरा है भारत में। आज देश में लगभग 7 करोड़ छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर पशुपालन से कमाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ी आबादी आप देख रहे हैं पशुपालन से कमाई कर रही है। महिलाएं भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम कर रही हैं। ठीक है, तो महिलाओं की भूमिका जो है पशुपालन में आप देख सकते हैं। पशुपालन में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 58% मुर्गी पालन का है। इसके अलावा ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, गधे हो गए, ये पाले जाते हैं। सबसे कम उपयोग खच्चरों और टट्टुओं का होता है। ठीक है ना, जो घोड़े जो नॉर्मली इनको क्या किया जाता है, बोझा ढोने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जो जो चीजें खत्म हो रही हैं, जहाँ पर डेवलप्ड हो गए हैं, जहाँ पर डेवलप्ड क्षेत्र है, जहाँ पर अच्छी किस्म की सड़कें वगैरह आ गई हैं, वहाँ पर अब आधुनिक तरीके से सामान को ढोया जाता है। लेकिन आज भी जो पुरानी जगह हैं जहाँ पर रोड वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर आज भी इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं क्या, मुर्गी पालन। ठीक है, पशुपालन उद्योग में सुधार की जरूरत, तो कौन कौन से और ज्यादा सुधार किए जा सकते हैं। हालांकि भारत में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमारे पशु कम दूध मांस अंडे देते हैं, यानी उनकी उत्पादकता बहुत कम है। तो हमारे यहाँ भाई देखिए पशुपालन तो किया जाता है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी और नई किस्म की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे आज भी हम देखेंगे कि भाई जो गुणवत्ता होती है, ठीक है ना, या जो उत्पादकता होती है, वो हमें क्या होती है, कम देखने को मिलती है हमारे यहाँ के जानवरों में। इसलिए जरूरी है पशुओं की नस्ल सुधारें, जैसे असली अच्छे नस्ल के बैल हो गया, गाय या भैंस तैयार करना। ठीक है ना, तो पशुओं की नस्ल सुधारनी बहुत जरूरी है। नई उन्नत तकनीकें अपनाना, जैसे कृत्रिम गर्भाधारण, बेहतर चारा, टीकाकरण और पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना। ठीक है, तो किस तरह से ठीक किया जा सकता है अगर हम नई तकनीकें अपनाएं पशुपालन के अंदर। ठीक है, नए प्रकार के जो है नई नस्ल के जो है जानवरों का पालन किया जाए। ठीक है, उनका और बेहतर चारा उनको दिया जाए। ठीक है ना, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं का ध्यान दिया जाए और उनके पोषण पे ध्यान दिया जाए, तो हम भी हमारे यहाँ भी क्या हो सकता है, जो उत्पादन है इनका बढ़ सकता है। इसका फायदा क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर का। ठीक है, क्योंकि भाई ये लोग जो अपनी कृषि पे डिपेंड रहते हैं, छोटा इनका क्षेत्र होता है, और कई बार क्या होता है भाई, इनकी अगर फसल खराब हो जाती है तो इनको बहुत सारी समस्याएं होती है। तो एक स्थायी रोजगार मिल जाएगा जहां से इनको आय मिल सकती है, तो ये फायदा हो सकता है इनको। इन लोगों को अगर बेहतर पशुपालन अवसर दिया जाए तो ये अन्य उनके लिए एक स्थायी रोजगार भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, उनके लिए एक स्थायी रोजगार भी बन सकता है, जहां से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ जो है गैर कृषि क्षेत्र में डेयरी उद्योग आता है। तो डेयरी उद्योग क्या है, तो भारत में 2019 में लगभग 330 मिलियन यानी 30.3 करोड़ मवेशी थे, जिनमें से 110 मिलियन यानी 11 करोड़ भैंसें थी। 1951 से 2016 तक के समय में भारत का दूध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन फ्लड यानी दूध की बाढ़ नामक योजना को जाना जाता है। यानी भारत में अगर आप देखें तो भाई अच्छी खासी संख्या है पशुओं की, और भारत में जो पशुपालन है, ठीक है ना, उसको बढ़ाया गया। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लाई गई, जिससे हमारे यहाँ दूध की क्रांति भी आई। ठीक है ना, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या था, यह एक ऐसी योजना थी जिसमें किसान अपना बेचने लायक दूध इकट्ठा करते, उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रोसेसिंग प्रसंस्करण करते, और फिर वह दूध सहकारी समितियों के जरिए शहरों में बेचा जाता। यानी एक गांव में दूध को इकट्ठा किया जा रहा है, उसको क्या किया जाता है भाई, सबसे पहले देखें तो अच्छा आहार दिया जाता है पशुओं को। ठीक है, दूध निकाला जाता है, उसके बाद उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके उनको क्या किया जाता है, प्रसंस्करण संयंत्र में डाला जाता है। ठीक है ना, इनको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है, इनके जो भी मार्केट में इनको भेज दिया जाता है। अब मार्केट में भेजने के बाद इनसे जो भी अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं
वो जो है बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ भारत में। तो कहा जाए एक तरह से क्या आई, ऑपरेशन फ्लड यानी दूध की क्रांति आई। शुरुआत कब हुई इसकी, 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास एनडीडीबी द्वारा शुरू किया गया था। इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी, डॉक्टर जो थे वर्गीज कुरियन ने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले गुजरात, अमूल, ठीक है ना, अमूल नामक कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था इसका। तो इसका मेन मकसद यही था भाई कि दूध के क्षेत्र को क्या है, जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। यह योजना सबसे पहले गुजरात में शुरू हुई थी और बाद में अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया गया। प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य अगर आज भारत में देखें तो अब गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखें तो दुग्ध का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मांस, अंडे और ऊन जैसे उत्पादन भी उत्पादन की विविध रूप में के तौर पर महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज देखने को मिल रही है हमें कि दूध के साथ साथ मांस, अंडे, ऊन, ये सारी चीजें भी जो है इन सब चीजों से जुड़ी हैं और इससे भी क्या है, काफी फायदा हो रहा है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में जो इनकी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। मत्स्य पालन एक और हमारा गैर कृषि क्षेत्र का स्रोत है, आय का स्रोत है। भारत में मछुआरे नदी, तालाब, समुद्र जैसे जल स्रोतों को मां या दाता मानते हैं, क्योंकि यही उनके जीवन और कमाई के मुख्य साधन है। क्योंकि यही जो क्षेत्र होता है यहाँ से लोग मछली पकड़ते हैं या मछलियों का पालन करते हैं और उससे आय का स्रोत उत्पन्न करते हैं। मत्स्य उत्पादन का स्रोत, तो देश का लगभग 65% मछली उत्पादन अंतर्देशीय क्षेत्रों से आता है, जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गई। तो यहाँ से क्या है, मछलियों को पकड़ा जाता है और मछलियों को बेचा जाता है, या मछलियों का कह सकते हैं यहाँ पर उत्पादन। 65% जो है देश के अंदर ही जो है मछलियों का जो है वो पालन होता है, जबकि 35% उत्पादन समुद्री क्षेत्रों से यानी सागर और महासागरों से होता है और 35% जो है वो कहाँ से, समुद्रों से जो है मछलियों को निकाला जाता है। ठीक है, आर्थिक योगदान क्या है, तो मत्स्य पालन का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.9% का है। ठीक है, और प्रमुख मत्स्य उत्पादन राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियों का पालन किया जाता है। इस उद्योग के विकास के क्या कारण है, तो सरकार द्वारा बजट में बढ़ोतरी करी गई है। नई तकनीक जैसे जल कृषि, ठीक है ना, एक्वाकल्चर के उपयोग से यह क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें योगदान दिया है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, बजट बढ़ाया है इसका, ताकि इसमें भी रोजगार क्रिएट किए जा सके। मछुआरों की समस्याएं क्या हैं, तो ज्यादातर मछुआरे गरीब हैं, इनकी आमदनी कम है, रोजगार के मौके कम है, शिक्षा की कमी है, कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो मछुआरों की कुछ समस्याएं, बेचारे गरीब होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर डिपेंड होते हैं मछली पे। कई बार क्या होता है भाई, समस्याएं आती है ना, हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता, तो इनका जो आय का स्रोत है वो उस तरह से काम नहीं कर पाता। तो ये अपने जो बहुत सारी समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है। जैसे कई बार आमदनी नहीं होती, ये बेरोजगार हो जाते हैं, मौके पे काम नहीं मिलता। ठीक है ना, ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। ठीक है, और जब इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती तो ये लोग कई बार कर्ज लेते हैं और कर्ज में भी डूबे रहते हैं। तो ये समस्याएं हैं इनकी। महिलाओं की भूमिका क्या है, तो महिलाएं भले ही मछली पकड़ने नहीं जाती हैं, लेकिन 60% मछली निर्यात और 40% घरेलू व्यापार इन्हीं के द्वारा संचालित होता है। तो महिलाएं जो हैं काफ़ी मात्रा में इस व्यवसाय में आपको देखने को मिलेंगी। मत्स्य पालन उद्योग में क्या क्या सुधार किए जाने जरूरी हैं, तो हाल ही के वर्षों में मछली पालन यानी फिश फार्मिंग में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके साथ पानी में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए अब यह जरूरी है कि मछली पालन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जाए। तो भाई सबसे बड़ी समस्या है कि पानी में प्रदूषण की वजह से मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। ठीक है ना, या कई बार उनमें बीमारियां फैल जाती हैं। तो इस चीज़ को जो है कंट्रोल करना जरूरी है। तालाबों, नदियों और जलाशयों में रासायनिक चारा, अपशिष्ट या अत्यधिक पालन से पानी खराब हो रहा है, इसके लिए भी नियमित निगरानी और सफाई की व्यवस्था है। ठीक है, तो ध्यान देना जरूरी है कि भाई ज़्यादा कचरा और ये सब अगर फैलाया जाएगा तो क्या होगा भाई, ये जो एक आय का स्रोत है ये क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। मछुआरों के कल्याण की योजनाएं सुधारनी होंगी। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो लंबे समय तक लाभ मिल सके। तो ऐसी योजनाएं अगर सरकार बनाए ताकि मछुआरों को उनसे लाभ मिल सके लंबे समय तक, जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य बीमा करवाना। ठीक है, और बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता देना, मछली पकड़ने के सुरक्षित और टिकाऊ साधन विकसित करना। तो ये गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका भी जीवन स्तर जो है अच्छा हो सके। मछुआरों को आजीविका के सुरक्षित साधन मिले, उन्हें केवल मछली पर निर्भर ना रहना पड़े।
बल्कि प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार भी मिल सके। तो भाई मछुआरों को भी सिर्फ इसी एक चीज़ पे डिपेंड रहने से उनकी आर्थिक स्थिति कई बार खराब हो जाती है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएं ताकि वो भी एक वैकल्पिक रोजगार जो है वो क्रिएट कर सकें। उद्यान विज्ञान बागवानी, तो भारत में ऋतुओं और मिट्टी की विविधता के कारण तरह तरह के फल, सब्जियां और पौधे उगाए जाते हैं और इसी वजह से बागवानी हॉर्टिकल्चर भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र बनकर उभरा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आय का स्रोत है। क्या क्या शामिल है बागवानी में? तो भाई फल और सब्जियां शामिल होती हैं, रेशेदार फसलें जैसे जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, औषधीय और सुगंधित पौधे होते हैं, बहुत सारे उगाए जाते हैं, फसलें, चाय, कॉफी, तो ये सारी जो है आपके उद्यान विज्ञान के अंदर आती हैं। बागवानी के फायदे क्या हैं? यहाँ लोगों को रोजगार देती है, ठीक है, तो इससे क्या है, रोजगार मिलता है। ये भोजन और पोषण का एक अच्छा स्रोत है। भारत में बागवानी का हिस्सा कुल कृषि के उत्पादन का 1/3 है, तो 1/3 हमारे यहाँ बागवानी होती है। देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में इसका योगदान लगभग 6% का है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा जो विकल्प है कृषि क्षेत्र के अंदर। तो बागवानी में भारत की अगर बात करें तो आम, केला, नारियल, काजू, मसाले के उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे आगे है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, महिलाओं के लिए अवसर है इसके अंदर, तो जैसे फूलों की खेती वगैरह हो गया, ठीक है ना, पौधशाला बहुत सारी होती है, उनकी देखभाल वगैरह करना हो गया, संकर बीज का उत्पादन करना, संकर बीज, और उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर वगैरह हो गया, खाद्य प्रसंस्करण यानी फलों को जैम, जूस आदि में बदलना, तो ये सारे जो है महिलाओं के लिए ये सारे अवसर के क्षेत्र हैं, तो महिलाएं इन सब क्षेत्रों में काम करती हैं। इन कामों से ग्रामीण महिलाओं को अच्छी आय वाला रोजगार मिलता है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं। ठीक है, तो इससे फायदा महिलाओं को हो रहा है कि उनकी भाई आय मिल रही है उनको, वो खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं। ठीक है, बागवानी में सुधार के लिए क्या क्या करना जरूरी है? तो बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए सबसे पहले, ताकि सिंचाई, प्रसंस्करण और स्टोरेज आसानी से हो सके, क्योंकि जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इनको ज़रूरत है भाई प्रसंस्करण और स्टोरेज के लिए अच्छी बिजली की। शीतगृह बनाना ताकि फल सब्जियां जल्दी ना खराब हों और किसान उन्हें अच्छे दामों पर बेच सकें। ठीक है, विपणन के साधन यानी जैसे किसान बाजार, मोबाइल ऐप, सहकारी मंडियां आदि, जिससे किसान सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। ठीक है, छोटे स्तर की प्रसंस्करण इकाइयां, जैसे गांव में ऐसी इकाइयां बन जाए जहां फले सब्जियों के जैम, जूस, अचार, पाउडर आदि बना सकें। ठीक है, इससे फायदा हो सकता है। नई तकनीकों का उपयोग, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया आजकल, ठीक है, और ड्रिप इरिगेशन हो गया, हाईटेक ग्रीन हाउस आदि तकनीकों से किसानों को सिंचाई की जाए। ठीक है, तो ये नई तकनीकें अगर आ जाएंगी तो इससे क्या होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और ज़्यादा उत्पादन होगा नई तकनीकों से, उसका भी क्या होगा, किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश यानी सड़क हो गया, पानी, बिजली, गोदाम, परिवहन जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। ठीक है ना, अगर ये सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी तो किसानों को इससे क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा बागवानी वगैरह कर पाएंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी में भी जरूरत है। ठीक है, यहाँ से भी रोजगार उत्पन्न होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों के जरिए जानकारी का आदान प्रदान करना। इसने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में बड़ा बदलाव लाया है। ठीक है, तो नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से भी कृषि क्षेत्र में काफी फायदा हो सकता है। आर्थिक क्षेत्रों में इससे क्रांति आई है। सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, संचार और कृषि जैसे क्षेत्रों में तो प्रगति लाई है। तो आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आया है किससे? तकनीक से। अगर यही सूचना और प्रौद्योगिकी कहाँ पर आ जाए, कृषि क्षेत्र में आ जाए, तो उसका भी क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। ठीक है, जैसे खाद्य सुरक्षा और विकास में योगदान। 21वीं सदी में आईटी का उपयोग करके देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है और धारणीय विकास को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई जो भी हमारे यहाँ इससे ये पता लगता है ना भाई किस क्षेत्र में और कहाँ पर जो है संसाधनों की कमी है, कैसे उसको इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे उसको स्टोर किया जा सकता है ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इससे क्या हुआ है, फायदा मिला है। कृषि क्षेत्र में इसकी उपयोगिता, किसान अब मोबाइल ऐप या इंटरनेट से फसल के लिए उपयुक्त मौसम, कीमतें और मृदा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये फायदा है। तो किसान क्या करते हैं भाई, मोबाइल ऐप हो गया, इंटरनेट हो गए, तो इन्हें फसल से संबंधित, मौसम से संबंधित, कीमत से संबंधित, मिट्टी से संबंधित ये सारी जानकारियां आसानी से मिल जाती है एक जगह। नई तकनीक जैसे ड्रोन हो गया, जीआईएस, रिमोट सेंसरिंग के बारे में जानकारी आसानी से पहुंचा सकती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और नुकसान कम होता है। ठीक है, तो ये सारी नई तकनीक आई है। तो इन सारी तकनीकों से क्या होता है, मौसम की जानकारी, कीमतों की, मृदा की जानकारी जो होती है, इन नई तकनीकों से आसानी से किसानों को मिल जाती है, तो जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन के स्तर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। रोजगार के अवसर क्रिएट हुए हैं इसमें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आईटी केंद्र, साइबर कैफे जैसे सीएस कॉमन सर्विसेज सेंटर खुलने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है, क्योंकि भाई ये लोग
ऐसे केंद्र पे बैठते हैं जहाँ पर किसानों की जो भी समस्या है उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको रोजगार मिलता है। तो इनमें क्या काम करते हैं, डाटा एंट्री हो गया, डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाएं, ठीक है। तो ये सारी क्या कर रही है, नौकरियों को बढ़ा रही हैं। ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका बढ़ी है। कई गांवों में ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक सुविधाएं जो गांव तक पहुंची है, जिससे गांव ग्रामीण स्तर को फायदा हो रहा है। इससे ग्रामीण समाज का सशक्तिकरण हो गया है, ठीक है। तो ग्रामीण समाज भी जो इसमें बेहतर काम कर रहा है और उनका सशक्तिकरण हुआ है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, ग्रामीण क्षेत्र से सारे काम हो जाते हैं। सतत विकास और जैविक खेती, ठीक है। कुछ वर्षों में लोगों में यह समझ बढ़ी है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तो सतत विकास का मतलब ये है कि भाई आजकल हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, ठीक है। तो किस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर खेती करें और जिससे लोगों को भी फायदा हो और पर्यावरण को भी फायदा हो, तो इस चीज पे आजकल ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो परंपरागत खेती में किसान ज्यादातर रासायनिक चीजों पर निर्भर रहते हैं, आज भी हमें देखने को मिलता है। ये रसायन फसलों के साथ हमारे खाने में आ जाते हैं, पानी के स्रोतों को ये प्रदूषित करते हैं, पशुओं को भी बीमार करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। तो जो भी हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो किसके लिए खतरा है, वो सभी के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा है, लोगों के लिए खतरा है, जानवरों के लिए खतरा है, और यहाँ तक कि मृदा के लिए भी उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए भी जो है वो नुकसान है। तो इसलिए अब ऐसी तकनीकों की जरूरत है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो और खेती को टिकाऊ बनाए। जैविक खेती एक ऐसी ही तकनीक है, तो जैविक खेती से ये चीज करी जा सकती है। अब समझते हैं भाई जैविक खेती क्या होती है। तो जैविक खेती ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें प्राकृतिक तरीके से जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग होता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ भोजन पैदा करना और प्राकृतिक असंतुलन बनाए रखना। तो जैविक खेती का मतलब क्या है भाई, कि जो भी रासायनिक उर्वरक कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, उनका यूज नहीं किया जाएगा। जो पहले के तरीके थे, पारंपरिक तरीके से, जो पुरानी तरीके से खेती होती थी, जिसमें खाद का इस्तेमाल किया जाता था, कंपोस्ट का और हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता था, इनका इस्तेमाल करके ही जो है वो खेती करी जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, मृदा भी खराब नहीं होगी और पर्यावरण भी जो है वो सुरक्षित रहेगा। जैविक खेती के आसान फायदे अगर हम देखें तो मिट्टी को सुरक्षित रखती है। ये खेती मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊपन को लंबे समय तक बनाए रखती है, ठीक है। तो अगर हम जैविक खेती का यूज कर रहे हैं तो जो भूमि है वो खराब नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता, उसका उपजाऊपन जो है वो लंबे समय तक रहता है। इसमें कोई जहरीली रसायन नहीं होते, इसलिए फसलें खाने के लिए ज़्यादा सुरक्षित होती हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता, तो ये ज़्यादा पौष्टिक और सुरक्षित होती हैं लोगों के लिए। पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं। जैविक खेती से पक्षी, कीड़े और पौधों की विविधता बनी रहती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो इससे किसी जानवर या किसी को नुकसान नहीं होता है। पानी की बचत करती है ये, इसमें जो खाद डाली जाती है वो मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ा देती है, ठीक है। तो यानी वो क्या करती है भाई, जो भी खाद होती है वो क्या करती है, वो मिट्टी की नमी को बनाए रखती है, इसलिए पानी की जरूरत जो होती है वो कम पड़ती है। स्थानीय किसानों को फायदा होता है। यह खेती छोटे किसानों और स्थानीय बाजारों के लिए अच्छी होती है, जिससे गांव का विकास होता है, ठीक है। तो छोटे बाजारों में, स्थानीय बाजारों में ये बिकते हैं सामान, तो इससे क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं वो इससे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जैविक खेती की कुछ चुनौतियां भी हैं, तो देखिए, जागरूकता और नीति की कमी है सबसे बड़ी समस्या। कई किसानों को जैविक खेती के तरीके की जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत है, ठीक है। तो जैविक खेती के लिए क्या जरूरत है भाई, शिक्षण और प्रशिक्षण की जरूरत है, जो लोगों के पास नहीं होती। साथ ही सरकार की तरफ से स्पष्ट और मददगार नीति की भी आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, इनको प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को प्रशिक्षण और शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से लोगों को समझ में आए और लोग इसको क्या कर सकें, यूज़ करें। आधारभूत सुविधाओं की कमी है। गांव में कोल्ड स्टोरेज, ढुलाई और बाजारों तक पहुंच जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं। इससे जैविक उत्पादकों को ठीक से बेचना और सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि भाई ये जो फसलें होती हैं वो पर्यावरण अनुकूल तो होती हैं, लेकिन ये जल्दी खराब भी हो सकती हैं, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज ऐसी जगह चाहिए ताकि ये खराब ना हो, उनको बेचा जा सके। तो ये जरूरी है कि भाई ये सारी सुविधाएं दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। कम पैदावार की सबसे बड़ी समस्या होती है। शुरुआती सालों में जैविक खेती से कम फसल मिलती है, इससे छोटे और गरीब किसान इसे अपनाने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा उत्पादन चाहिए होता है। तो भाई इसकी एक ये कमी है कि जो भी उत्पादन होता है वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता जितना हम उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके करते हैं।
खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी यानी उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, तो इससे किसानों को लगता है भाई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए किसान इसको करना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। और थोड़ा ये महंगा भी साबित होती है। फसल और विकल्प की सीमाएं, जैविक खेती में हर फसल को उगाना आसान नहीं होता, इसलिए किसानों को बहुत कम विकल्प मिलते हैं और कीट नियंत्रण भी मुश्किल होता है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई सारी फसलों को जो है जैविक खेती के माध्यम से नहीं उगाया जा सकता। और एक और समस्या है कि इन फसलों पर कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं और कीड़ों को हटाना जो होता है वो आसान नहीं होता। तो इसलिए जो है जो विकल्प है वो पूरा अच्छा साबित नहीं हो पाता जैविक खेती का। किसान इसको अपनाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इनको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी कुछ समस्याएं हैं जैविक खेती की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें।